अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिच शॉनबीन, और उसने 1865 में इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें हमने पेपर को यूज़ करना है और उसी के थ्रू जो है वो सारी क्रोमेटोग्राफी को जो है वो लेके चलना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं उसमें सबसे जो सिंपल तरीन सादा तरीन जो क्रोमेटोग्राफी है वो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी चीज़ की आइसोलेशन मतलब सेपरेशन के लिए, या फिर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हमने करनी होती है तब पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इसको हम किसी चीज़ की आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अननोन सब्सटेंसेस का जब हमें एनालिसिस करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होगा, इट इज़ कैरिड आउट मेनली बाय द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर। अच्छा, जब हमने किसी भी चीज़ की सेपरेशन इसमें करनी है तो वो इसमें किसके ज़रिए करनी है, फ़िल्टर पेपर। ये आपको नीचे फ़िल्टर पेपर नज़र आ रहा है। ये फ़िल्टर पेपर के ज़रिए एक स्पेशल किस्म के डिज़ाइन होते हैं ये फ़िल्टर पेपर। आगे चल के हम देखेंगे ये फ़िल्टर पेपर कौन से होते हैं जिनको हमने यूज़ करना है इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में। हमने इनको यूज़ करना है क्या करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए। कितनी टाइप्स की पेपर क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, हमारे पास दो टाइप्स की पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़्यादातर यूज़ होती है, और वो क्या है, पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें जो पेपर होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, वो सिलिका और एल्यूमिना जो है उसके अंदर एड्जॉर्बेंट के तौर पे काम करते हैं। यहाँ तो सिलिका का जो है एड्जॉर्बेंट के तौर पे काम करेगा, या फिर एल्यूमिना को हम यूज़ कर लेंगे। एल्यूमिना को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिलिका इसको इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो है ना हमारे पास बने बनाए मिल जाते हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए जो पेपर होते हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट से, लेकिन अगर हम उनको जो है लेबोरेटरी में खुद तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। हम जब उनको तैयार करते हैं तो काफ़ी जो है उसमें डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो बेटर यही है कि जो बने बनाए मिलते हैं उनको हम यूज़ कर लें। तो पहले कौन से हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है उसमें हमने पेपर जो है वो किससे का बना होगा, या तो सिलिका का बना होगा, या फिर किसका बना होगा, एल्यूमिना का बना होगा। और जो उसके अंदर जो है वो स्टेशनरी फेस के तौर पे काम करेगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो किसके तौर पे काम करेगा, मोबाइल फेस के तौर पे काम करेगा। इसके बाद जो है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट इन द फिल्टर पेपर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेस। इसमें सिंपल जो पेपर होगा हमारे पास फिल्टर पेपर, उसके अंदर क्या होता है, वाटर की हुई एक खास कंसनट्रेशन होती है कि इतनी कंसनट्रेशन में वाटर पाया जाएगा और कहाँ पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो पेपर होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज फाइबर्स का बना होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ना सेलुलोज फाइबर के अंदर वो किसके तौर पे काम करेगा, पानी जो होगा वो किसके तौर पे काम करेगा, स्टेशनरी फेस के तौर पे। और जो चीज़ जो है वो जिसकी हमने सेपरेशन, जिस मिक्सचर की सेपरेशन करनी है उसको वो हमारे पास किसके तौर पे काम करेगा, मोबाइल फेस के तौर पे। समझ आ गई यहाँ तक कि पार्टीशन में क्या होता है, वाटर को इस्तेमाल करते हैं, और एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, या तो सिलिका को इस्तेमाल करेंगे या एल्यूमिना को इस्तेमाल करेंगे एज द एड्जॉर्बेंट स्टेशनरी फेस। क्लियर है यहाँ तक, ये दो डिफरेंस है हमारे पास एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। ये आपको डिफरेंस आए तो आप इसको भी आराम से उनसे लिख सकते हैं, किसी वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, वैसे आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इन दोनों में फ़र्क का पता होना चाहिए। आगे आते हैं हम, प्रिंसिपल जो है सेपरेशन का। इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, ज़्यादातर पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर वो क्या होता है, पार्टीशन वाला इसका प्रिंसिपल है एड्जॉर्प्शन की बजाय। एड्जॉर्प्शन की बजाय क्या इसका प्रिंसिपल है, पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करता है।
cellulose layer in filter paper contains moisture which act as a stationary phase and organic solvent buffer act as a mobile phase। पीछे हमने देख भी लिया कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर प्रेजेंट है फिल्टर पेपर के अंदर वो किसके तौर पे काम कर रहा है, स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रहा है। और जो हमारे पास मतलब सेलुलोज के अंदर, सेलुलोज लेयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रहा है। वो जो ऑर्गेनिक बफर जो है वो किसके तौर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल फेज के तौर पे काम कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, फिर हम आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के। जब हमने ये काम करना हो तो इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए स्टेशनरी पेज या फिर जो पेपर हमने इस्तेमाल करना है वो होना चाहिए। हमारे पास सैंपल को, जो हमने सैंपल जिसको अप्लाई करना है, जिसकी सेपरेशन करनी है, वो सैंपल हमारे पास मौजूद होना चाहिए। मोबाइल फेज का होना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट टेक्निक है, ठीक है, डेवलपमेंट टेक्निक जो है वो हमने यूज़ करनी है। फिर डिटेक्टिंग ऑफ विजुलाइजिंग एजेंट वो हमने यूज़ करने हैं। अब आगे जब इसका हमने देखना है ना कि मतलब ये किस तरह हमारे पास क्या होगा कि किस तरह हमने ये पूरा प्रोसेस करना है, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। हाँ जी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे देखिए ज़रा स्टेशनरी पेज और पेपर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। बार्टमैन फिल्टर पेपर इसके अंदर यूज़ होता है, जो कि डिफरेंट ग्रेड्स का हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 20, 40, 42, ये इनकी रेंज है। इस तरह के हमने बार्टमैन फिल्टर पेपर यूज़ करने हैं। और इनके अंदर, इन पेपर्स के अंदर जो है वो सेलुलोज अल्फ़ा और बीटा कितने परसेंट पाया जाता है, 98 to 99% जो है वो अल्फ़ा सेलुलोज पाया जाता है और 0.3 to 1% बीटा सेलुलोज पाया जाता है। इसके बाद जो है कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फिल्टर पेपर की चॉइस में हेल्प करते हैं। एक तो ये है कि नेचर ऑफ सैंपल और जो हमने सॉल्वेंट यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा हमने सैंपल यूज़ किया है, कौन सा हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फिल्टर पेपर यूज़ करना है। फिर क्वांटिटेटिव अगर हमने करनी है एनालिसिस या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, ये चीज़ भी मैटर करती है कि हमने कौन सा फिल्टर पेपर यूज़ करना है। फिर फिल्टर पेपर की थिकनेस, उसकी मोटाई के ऊपर मोटाई की वजह से भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमें चॉइस करनी होती है कि हमें मोटा यूज़ करना है फिल्टर पेपर या जो है वो थिन यूज़ करना है। आगे चलते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें हमारे पास जो पेपर हैं वो तरह तरह के होते हैं। जैसे देखें यहाँ पे मॉडिफाइड पेपर्स हैं, हाइड्रोफिलिक पेपर्स हैं, हाइड्रोफोबिक पेपर्स हैं। पहले बात करते हैं मॉडिफाइड पेपर्स की। मॉडिफाइड पेपर्स जो हैं वो देखें कौन से हैं, एसिड और बेस वाश्ड फिल्टर पेपर है। मतलब एसिड या फिर बेस के अंदर हमने फिल्टर पेपर को वॉश किया होना है, और या फिर ग्लास फाइबर टाइप पेपर होना है, ठीक है। ग्लास फाइबर के बने होने या फिर एसिड या बेस से वॉश किए हुए जो पेपर होते हैं उन्हें कहते हैं मॉडिफाइड पेपर्स। हाइड्रोफिलिक पेपर्स कौन से होते हैं, पेपर्स मॉडिफाइड विद मेथानॉल। ऐसे पेपर्स जो कि किससे मॉडिफाई किए होंगे, मेथानॉल के साथ किए होंगे, फॉर्मामाइड के साथ किए होंगे, ग्लाइकोल के साथ किए होंगे और ग्लिसरॉल के साथ किए होंगे, वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक। इन सारे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो यहाँ पे बोलेंगे ये जो है हमारे पास एज अ हाइड्रोफिलिक एजेंट के तौर पे काम करते हैं और इनको हम हाइड्रोफिलिक पेपर्स में यूज़ करते हैं। हाइड्रोफोबिक पेपर्स में देख लें, एसिटाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लीड्स टू हाइड्रोफोबिक नेचर। हम लोगों ने क्या करना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एसिटाइलेशन करनी है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाना है कि हाइड्रोफोबिक पेपर तैयार हो जाना है, और ये रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इम्प्रीगनेशन ऑफ सिलिका, एलुमिना और आयन एक्सचेंज रीजन्स कैन आल्सो बी मेड। वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है सिलिका, एलुमिना, ये हमने पहले भी कर लिया है, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं पेपर बनाने में, ठीक है। अब हमने जो पेपर यूज़ करना है, जब इस टेक्निक को कैरी आउट करना है तो किस तरह कैरी आउट करना है। सबसे पहले तो हमने ये जो पेपर है इसको कट करना है, इसका जो साइज़ है और शेप जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी, अपने काम के मुताबिक हमने इस शेप को लेना है। अगर तो हमारे काम में मतलब छोटा पेपर रिक्वायर है तो हम इसको छोटा कट करेंगे, अगर हमें ज़्यादा बड़ा पेपर चाहिए तो हम इसको बड़ा कट करेंगे। सबसे पहले जब हमने इसको काट लिया उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर लाइन लगानी है, और उस लाइन की जो है वो उस लाइन को हमने मार्क करना है इसके सबसे नीचे वाले से। यहाँ पे देखिए ये नीचे लेड पेंसिल से लेके
5 सेंटीमीटर जो है नीचे जो इसकी beneath मतलब बॉटम वाला पार्ट है ना, वहाँ से हमने ऊपर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे हमने एक लेड पेंसिल से लाइन लगा देनी है। अब हमने क्या करना है, जिस चीज़ को हमने सेपरेशन करनी है, जिस चीज़ की हमने सेपरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल इंक है तो इंक में हमने डिफरेंट उसके अंदर इस इंक के कंपोनेंट्स को अलग करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे भी एक स्पॉट लगा दिया है, यहाँ पे स्पॉट लगा दिया, यहाँ पे स्पॉट लगा दिया, क्योंकि हमने इन चीज़ों को क्या करना है, इनकी सेपरेशन करनी है। तो इनकी सेपरेशन के लिए जो भी हमने कंपोनेंट यूज़ किए हैं उनके हमने मार्क्स लगा देने हैं। ये देखें, ये लगाया, ये लगाया और ये लगाया, और इनको कितने फासले पे लगाना है, 2 सेंटीमीटर के फासले पे। समझ आइए यहाँ तक। सबसे पहले पेपर को अपनी मर्जी से कट करना है, जिस लिहाज से हमारा वर्क है, जिस लिहाज से हम काम कर रहे हैं, उस लिहाज से हमने पेपर को कट कर लिया। उसके बाद 5 सेंटीमीटर की बॉटम से लाइन लगानी है ऊपर की तरफ। फिर हमने जो चीज़ जिस कंपाउंड की हमने सेपरेशन करनी है, जिसकी हमें सेपरेशन रिक्वायर है, जिसके कंपोनेंट्स की सेपरेशन रिक्वायर है, हम उस मिक्सचर को हमने क्या करना है कि इसके ऊपर लगा देना है। और कितनी सेंटीमीटर की फासले पे लगाना है, ये देखें 2 सेंटीमीटर के फासले पे हमने उस लाइन के ऊपर लगा दिया। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं सोल्यूशन की। जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वो कैसा प्रिपेयर करना है। अब देखें, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने जो सॉल्वेंट या मोबाइल पे जो हमने यूज़ करना है वो कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, सूटेबल सॉल्वेंट फॉर मेकिंग द सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्योर इसके सेपरेशन में इसी नहीं हेल्प करना होता है। ठीक है, मोबाइल फेज नहीं हेल्प करना होता है। प्योर सोल्यूशन कैन बी अप्लाइड डायरेक्ट ऑन द पेपर बट सॉलिड्स आर ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट। वो कह रहे हैं कि अगर तो पहले से लिक्विड है हमारे पास मोबाइल फेज, देन वेल एंड गुड। तो हमारे पास जो है मतलब जो सॉल्वेंट हमने जो सोल्यूशन हमने ऊपर अप्लाई किया है, अगर तो वो पहले से हमारे पास क्या है कि सॉलिड है, वो लिक्विड है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे पास वो फॉर एग्जांपल जो है वो सॉलिड फॉर्म में, तो हम उससे क्या करेंगे, हम सूटेबल सॉल्वेंट में उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि हम उसके जो हैं वो स्पॉट्स लगा सकें। बायोलॉजिकल टिश्यूज़ आर ट्रीटेड विद सूटेबल सॉल्वेंट। अगर हमने बायोलॉजिकल टिश्यूज़ की सेपरेशन करनी है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें सूटेबल सॉल्वेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, डिज़ोल्व करना पड़ेगा, और फिर उनकी एक्सट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होगी। प्रोटीन्स को भी हम क्या करेंगे, इसी तरह जो है वो उसकी भी प्रेसिपिटेशन की जाएगी अल्कोहल और साल्ट, विद अल्कोहल एंड साल्ट, और उसको जो है वो आयन एक्सचेंज रीजन के जरिए क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब सैंपल की एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि सैंपल की एप्लीकेशन में क्या होना है। सबसे पहले सैंपल जो हमने अप्लाई करना है वो क्या होना है, हमारे पास इसके अंदर डिज़ोल्व हुआ होना है मोबाइल फेस के अंदर, और उसको हमने छोटे छोटे स्पॉट लगा देने हैं हमने उसके ऊपर। ठीक है, जो ओरिजिनल लाइन, ये बॉटम लाइन जो होती है ना हमारे पास, जो हमने 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई के ऊपर लगाई थी, उसके ऊपर हमने छोटे छोटे स्पॉट लगा दिए मोबाइल फेस के अंदर, उसको डिज़ोल्व करके उसकी बिल्कुल छोटी सी कंसंट्रेशन लगानी है। ये देखेंगे, अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है, इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के फासले पे एक लगाना है स्पॉट, बिल्कुल छोटा सा स्पॉट लगाना है, इतना बड़ा स्पॉट नहीं हमने लगाना। ठीक है, और अगर हमने बड़ा स्पॉट लगाया है तो हमारे लिए ये मसला होगा। स्पॉट लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो माइक्रो पाइपेट इस्तेमाल करते हैं या फिर कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे ना मतलब ये माइक्रो पाइपेट से भी ज़्यादा बड़ा लग सकता है, लेकिन क्योंकि माइक्रो पाइपेट में आपको पता है कि मेजरमेंट जो है वो ली होती है हमने उसमें तो ज़ाहिर सी बात है डिजिटल होता है, तो उसमें हम आराम से स्पून से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्पॉट का खतरा होता है कि थोड़ा सा बड़ा लग जाएगा तो कुछ भी। तो एक इंजेक्शन टाइप होता है, पाइपेट सी होती है वो इंजेक्शन टाइप होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम जब उसके जरिए लगाते हैं ना स्पॉट, तो बड़ा अच्छा लगता है, और हमें वो उसी जोन के अंदर लगता है जो हमने मार्क किया होता है। सबसे पहले हमने जब स्पॉट लगा लिए किसी भी चीज़ के जिसकी हमने सेपरेशन करनी है, ये देखें यहाँ पे हमने डिफरेंट जगह पे स्पॉट्स लगा लिए। उसके बाद स्पॉट को हमने क्या करना है, फिल्टर पेपर को हमें ड्राई करने के लिए रख देना। ठीक है, जब ड्राई हो गया उसके बाद उसको हमने, ये देखें ये जो चैम्बर है बना हुआ है ना, ये देखें ये ग्लास का बना सकता है या किसी भी चीज़ का बना सकता है, ये टैंक जो है इसके अंदर हमने इसको हैंग कर देना, इसके कहते हैं डेवलपिंग चैम्बर। क्लियर होगी। सबसे पहला स्टेप जो था वो हमारे पास पेपर को कट करना है। फिर पेपर को कट करने के बाद 5 सेंटीमीटर की बॉटम में लाइन लगानी है, 2-2 सेंटीमीटर के फासले पे हमने सैंपल को लगाना है, और फिर हमने इसको इसके अंदर रख देना है। फिर ये खुश्क होने के बाद इसको हमने रख देना है चैम्बर के अंदर, डेवलपिंग चैम्बर के अंदर, और डेवलपिंग चैम्बर के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद होगा जो कि क्या करेगा, इसको
आगे मूव करवाएगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जो कॉमनली सॉल्वेंट जो यूज़ होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करती है नेचर के, हमने जो है वो सॉल्वेंट हमने जिस चीज़ की सेपरेशन करनी है वो उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर हम सिर्फ पोलर इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार नॉन पोलर भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है सेपरेशन, जिस चीज़ की सेपरेशन करनी है उसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद है इफ प्योर सॉल्वेंट डू नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री सेपरेशन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सूटेबल पोलैरिटी में बी अप्लाइड। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट नहीं सही तो फिर हमने जो है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर के ऊपर। क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर जो है वो कई तरह के मटेरियल्स का बना सकता है, जैसे ग्लास का बना सकता है, प्लास्टिक का बना सकता है, स्टेनलेस स्टील का बना सकता है। ग्लास टैंक्स जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। हम किसी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में अगर देखें तो हमारे पास ज़्यादातर ग्लास टैंक्स को इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे पास डिफरेंट डायमेंशनल और डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है वो चैम्बर जो है उसका एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट के वेपर्स के साथ। डेवलपिंग टेक्निक क्या है, पेपर इज फ्लेक्सिबल व्हेन कंपेयर टू ग्लास प्लेट used in TLC. Several types of development are possible which increases the ease of operation. अब देखें इसमें क्या होना है कि हमने जब जैसे इसको रख दिया, पेपर को उसके अंदर रख दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होना है, सॉल्वेंट ने क्या करना है, मूव करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जब हमने पेपर को रखा है, पेपर कम्प्लीटली डिप नहीं होना उसके अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर, बल्कि कम्प्लीटली डिप का मतलब ये है कि जो जिसका बॉटम वाला पार्ट है जहाँ पे हमने स्पोर्ट लगाए हैं वो वाले स्पोर्ट वाला हिस्सा डिप नहीं होना, बल्कि उसके नीचे नीचे ही होना है सॉल्वेंट। तो फिर जब हमने देखना है उस पेपर के ऊपर वो जब रन करता है तो सॉल्वेंट कितना हमने मूव करवाने देना है, उसको हम 2/3 पार्ट ऑफ पेपर जो है उसकी हाइट के जो है उसको हमने मूव करवाने देना है। ठीक है, वो मूव कर गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टाइप्स जो हैं वो अलग से उनका जो है एक लेक्चर दूंगी, उसमें हम देखेंगे। इसके बाद जैसे ही हमने क्या किया कि क्रोमेटोग्राफी को हमने ये मतलब वो मूव कर गया, मूव करने के बाद हमने देखना है कि जब अब वो हमने उसके से निकाल लिया, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो मूव कर गया, क्या नाम है, सॉल्वेंट उसको लेके, जिस मटेरियल को हमने सेपरेट करना है उसको लेके, तो अब हमने इसको बाहर निकाल लिया है डेवलपिंग चैम्बर में से। डेवलपिंग चैम्बर से बाहर निकालने के बाद हमने इसको क्या करना है, ड्राई करना है। ठीक है, इसको हॉट एयर ड्राई से कर सकते हैं, ठीक है, या वैसे ही हम इसको ड्राई करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन हेयर ड्रायर के लिए हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर हमने क्रोमेटोग्राम, अब जो हमारे पास जो हासिल हुआ है ना, जो चीज़ हमारे पास हासिल होती है उसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। ठीक है, और उस क्रोमेटोग्राम को हमने क्या करना है, ड्राई करना है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, देखें, डिटेक्टिंग और विजुलाइजिंग एजेंट्स, इफ द सब्सटेंस आर कलर्ड दे आर विजुअली डिटेक्टेड इजीली। अगर तो कलर्ड हैं तो हमारे पास जो है वो देखने से हमें पता चल जाएगा आराम सुकून से, लेकिन अगर तो हमारे पास सब्सटेंस क्या है, कलरलेस है, फिजिकल या उनको हमें फिजिकल या केमिकल मेथड से क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं नॉन स्पेसिफिक मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स हैं। आयोडीन चैम्बर मेथड है, यूवी चैम्बर फॉर फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स एट 254 और एट 365 नैनोमीटर। मतलब हमें या तो आयोडीन चैम्बर रिक्वायर होगा उसको देखने के लिए, या फिर यूवी चैम्बर, ये फिजिकल मेथड है। ठीक है, देखें, जो अगर तो कलर्ड हो तो वो तो इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, लेकिन अगर तो हमारे पास जो है कलरलेस सब्सटेंसेस हैं जो सेपरेट हुए हैं, उनको देखने के लिए फिजिकल या केमिकल मेथड तो यूज़ होना ही होना है। ठीक है, और फिजिकल मेथड देख लिया आपने कौन कौन से हैं, आयोडीन चैम्बर मेथड है और यूवी चैम्बर मेथड है। ठीक है, और फिर हम आते हैं इसके बाद, ये मैंने आपको बता दिया है, हमने देख लिया इसको, चैम्बर का भी बता दिया है। बस देखें,
अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मेथड है जो कि यूज़ किए जाते हैं। अब डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड जो है, डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड भी यूज़ होता है। कंपैरिजन ऑफ विजिबल स्पॉट, जो विजिबल स्पॉट हमें सामने साफ नज़र आ रहे होते हैं, उनका क्या होता है, रफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ली जाती है, उनकी रफ सी मेजरमेंट ली जाती है। कंपोनेंट इन द मिक्सचर कैन बी कैरिड आउट बाय कंपेयरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द साइज ऑफ द स्पॉट विद द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। हमने एक तरफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस रखा होता है और दूसरी तरफ हमने जो काम किया है वो रखा होता है। अब स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिहाज से हमने उसकी मूवमेंट को चेक करना है। अगर तो मूवमेंट उनके साथ मिलती जुलती होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो वही उसी नेचर का सब्सटेंस है, और अगर ना मिलती हुई तो ज़ाहिर सी बात है वो अलग है। फोटो डेंसिटीमेट्री के ज़रिए हम इसे कर सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि क्रोमेटोग्राम्स ऑफ कलर कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स क्वांटिटेटिवली द डेंसिटी ऑफ स्पॉट्स, इसमें हम स्पॉट्स की डेंसिटी को देखते हैं। ये मेथड्स जो हैं ये आप लोगों को मैं बाद में जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। अब हम लोग आते हैं आर वैल्यू। आर एफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ज़रिए हमने क्या करनी होती है, सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी द रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर एफ वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ और माइग्रेशन ऑफ द सल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट। हमने सल्यूट की मूवमेंट और हमने क्या देखनी है, सॉल्वेंट फ्रंट की मूवमेंट देखनी है। देखें ज़रा, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, सल्यूट की मूवमेंट है, और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट की मूवमेंट है। सॉल्वेंट ने जितना मूव किया है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट होगा। ये देखें, सॉल्वेंट ने इतना हिस्सा मूव किया है तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट। और यहाँ पे हमारे पास बाकी जो ये देखें, ये सल्यूट ने डिफरेंट मूवमेंट की है, तो वो हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ सल्यूट है। आर एफ वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज, किस तरह कैलकुलेट करेंगे इसको, कि हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर क्या आएगा, आर एफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट। ऊपर जितना डिस्टेंस सल्यूट ने ट्रैवल किया ऊपर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और उसके नीचे लिखेंगे सॉल्वेंट फ्रंट की वैल्यू। समझ आ गई। आर एफ वैल्यू को मालूम करने का क्या तरीका है, ऊपर आएगी वैल्यू हमारे पास सल्यूट के ने जितनी मूवमेंट की है उसकी, और नीचे आएगी हमारे पास डिवाइड में सॉल्वेंट फ्रंट की वैल्यू। ठीक है। फैक्टर्स जो हैं वो आर एफ वैल्यू के ऊपर जो डिपेंड कर सकते हैं वो कौन से हैं, टेम्परेचर है, प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट यूज़ है, द क्वालिटी ऑफ द पेपर और एड्जॉर्बेंट और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द एड्जॉर्बेंट, ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं। चैम्बर सैचुरेशन टेक्निक्स, मेथड ऑफ ड्राइंग एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ दिस बाय द सल्यूट एंड सॉल्वेंट, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस बीइंग पार्टीशनड, pH ऑफ द सोल्यूशन, ये सारा कुछ डिपेंड कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है किसको, आर एफ वैल्यू को। ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुछ केसेस में हम क्या होता है कि हमारे पास आर एक्स वैल्यू, अब आर एक्स वैल्यू क्या है, इन मैनी केसेस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्वेंट फ्रंट इज रन ऑफ द एंड ऑफ द पेपर तक चला गया है सॉल्वेंट फ्रंट, आर एक्स वैल्यू इज देन यूज्ड, तब हमने क्या करनी होती है, आर एक्स वैल्यू को इस्तेमाल करना होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सैंपल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टैंडर्ड, मतलब ये किसकी रेशियो होगी, सैंपल की, और जो स्टैंडर्ड है उसकी भी मतलब जो वैल्यू होगी उसकी, वो हमारे पास मतलब नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड की वैल्यू आएगी और ऊपर जो है हमारे पास किसकी आएगी, सैंपल की वैल्यू। आर एक्स वैल्यू इज़ ऑलवेज क्लोजर टू 1, वो हमेशा किसके करीब होती है, 1 के करीब होती है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पे है, हम इसको ड्रग्स की सेपरेशन, मिक्सचर ऑफ ड्रग्स जो हैं उनकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा, उनकी सेपरेशन के लिए कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग्स इन ब्लड और यूरिन वगैरह के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी इसके क्या है एडवांटेजेस क्या हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी की सिंपल है, रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट रिजोल्विंग पावर इसके अंदर होती है, इसलिए से हम जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या हमें एहतियात करनी चाहिए इसे इस्तेमाल करते वक्त। इस्टेब्लिशिंग द वेपर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट मिक्सचर इज़
फर्स्ट इंश्योर्ड, मतलब जो हमारे पास वेपर सॉल्वेंट इसके अंदर मौजूद होता है, चैम्बर के अंदर हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया होना है उसके सेचुरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको सेचुरेट होना चाहिए। अगर वो सेचुरेट होगा तो हमारे पास जो है क्या नाम है, अच्छे तरीके से क्रोमेटोग्राफी हेल्ड होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बाकी के जो हमारे पास हमारे क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं उनको हम वन बाय वन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।